और सलोनी की नींद गायब हो चुकी थी। उसे डर लग रहा था कि उसका पूरा प्लान फेल हो गया था। आरुष सुहाना को लेकर सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसे डर था कि कहीं सुहाना उसका नाम ना ले ले, उसे एक्सपोज ना कर दे। अब जो कि उसकी मॉम जेल में थी, तो सलोनी के पास इस मुसीबत से कैसे निकला जाए, इसका कोई रास्ता नहीं था। और सबसे डरावनी और इरिटेटिंग बात तो ये थी कि आरुष 2 दिन से घर वापस नहीं आया था। ना ही वो सलोनी के फोन कॉल्स का जवाब दे रहा था और ना ही उसे सलोनी के पेट में पल रहे बच्चे की जरा भी फिक्र थी। रात को 2:30 बजे सलोनी को सुहाना का कॉल आया, लेकिन सुहाना ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सलोनी से 1 करोड़ रुपए मांगे। अब अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहती थी वो। इतने कम समय में सलोनी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सुहाना को मनाया और उससे कहा कि वो इस मामले का पूरी तरह खत्म होने तक का इंतजार करे। जिस समय वो दोनों फोन पर बात कर रही थी, उसी समय विला का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। ये देखते हुए कि कोई आया है, सलोनी ने जल्दी से सुहाना का कॉल कट कर दिया। वो जल्दी से बाहर आई देखने के लिए कि कौन आया है। अपने सामने उस इंसान को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी उमड़ आई और उसने कहा, आरुष, तुम आ गए। आरुष ने अपने जूते भी चेंज नहीं किए थे। उसने बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के अपना सर हिलाया और लिविंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने सलोनी से पूछा, तुम इतनी रात तक जागी क्यों हो? सलोनी जल्दी से अपने चेहरे पर शिकायत और नाराजगी का एक्सप्रेशन ले आई और उसने कहा, आरुष, तुम 2 दिन से घर वापस नहीं आए थे। तुम्हारे बिना ये घर मुझे काटने को दौड़ता है और हमारा ये नॉटी बेबी रात को इतनी जोर से किक करता है कि मैं सो ही नहीं पाती हूँ। आरुष की नजर सलोनी के हाथ में पकड़े उसके फोन पर गई और उसने चिढ़ते हुए कहा, या तुम किसी से फोन पर बात कर रही थी इसलिए तुम सोई नहीं। सलोनी की तो जैसे जान हलक में अटक गई थी। ये सुनकर उसने नेचुरली अपना फोन पीछे छुपा लिया। ओह गॉड, वो अपना फोन कमरे में रखना भूल गई थी। लेकिन उसने सोचा कि शायद आरुष को नहीं पता होगा कि वो सुहाना से बात कर रही थी, इसलिए सलोनी ने समझाते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, टाइम पास करने के लिए। सलोनी नहीं जानती थी कि आरुष और सुहाना अभी कुछ देर पहले मिले थे। अगर उसे पता होता तो वो शायद आरुष से वो नहीं कहती। अच्छा ठीक है, मैं कुछ देर यहाँ बैठने के बाद चला जाऊंगा। इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, आरुष ने कहा। सलोनी का दिल जैसे कांपने लगा था। अचानक उसे लगने लगा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो आगे गई और आरुष के बगल में जाकर बैठ गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरुष का हाथ अपने हाथ में लिया। उसने आरुष का हाथ अपने पेट पर रखा और धीमे से मुस्कुराते हुए समझदारी से कहा, आरुष, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? तुम्हें पता है, मैं डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने कहा कि हमारा बेबी अब हमारी बातें सुन सकता है। अगर बेबी के डैड ने मम्मा को परेशान करने की कोशिश की तो हमारा बेबी बुरा मान जाएगा। आरुष का चेहरा पूरी तरह रिलैक्स्ड था और वो सलोनी के पेट को अपने हाथ से सहलाने लगा। जब सलोनी ने आरुष को इस तरह देखा तो उसका दिल खुशी से भर गया। वो जानती थी कि ये बच्चा आरुष की सबसे बड़ी कमजोरी था। उसने कहा, आरुष, हमारा बेबी। लेकिन उतने में ही आरुष ने सलोनी की बात को काटते हुए कहा, जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं इसे बड़ा करूंगा। ये मेरा पहला बच्चा है और ये सच कोई नहीं बदल सकता। सलोनी ने जब ये सुना तो वो बर्फ की तरह जम गई। वो बस आरुष को घूर कर देखती रही। वो बच्चे को बड़ा करेगा तो फिर सलोनी का क्या? आरुष, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं इस बच्चे की माँ नहीं हूँ? क्या तुम भूल गए कि कुछ दिन पहले ही तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपनी बीवी बनाओगे और मुझे और इस बच्चे को कभी कोई दर्द नहीं सहने दोगे? सलोनी ने बेचैनी से कहा। आरुष ने सलोनी के पेट से अपना हाथ हटा लिया और सलोनी की ओर देखने लगा। उसकी नजर कुछ अजीब सी थी। उसने लंबी आह भरी और सलोनी से पूछा, सलोनी, मुझे याद है, मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम 3 साल की थी।
लेकिन उस समय से ही मेरे दिल में अनीका बसी हुई थी, और शायद तुम तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन अचानक 3 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने की क्यों सोची? तुम धीरे धीरे मेरी नजरों में कैसे आने लगी? सलोनी स्पीचलेस थी। आरुष, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ओह, मुझे याद है 3 साल पहले वो तुम थी जिसने खुद अपने माथे पर चोट खाकर मेरी जान बचाई थी, और उसके बाद अनीका और जय वाला इंसिडेंट हो गया। आरुष ने सलोनी के माथे से उसके आगे के बाल हटाए ताकि वो सलोनी के माथे पर वो निशान देख सके। वो उस निशान को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, सलोनी, तुम्हें अपने चेहरे की बहुत फिक्र थी ना? तुम अपने स्किन केयर, मेकअप और कपड़ों पर इतने सारे पैसे खर्च करती हो, लेकिन अब तो मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हो गई है। तुम एक छोटा सा ऑपरेशन करके इस निशान पर प्लास्टिक सर्जरी क्यों नहीं करवा लेती? क्या तुमने जानबूझकर इस निशान को ऐसे ही रहने दिया, हमेशा मुझे याद दिलाने के लिए, हमेशा मुझे गिल्टी फील करवाने के लिए? सलोनी ने तुरंत अपना सर ना में हिलाया। उसने कहा, नहीं आरुष, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई लव यू। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं आरुष फिर से हंसने लगा, जिसने सलोनी और भी डरती जा रही थी। उसने कहा, हाँ, ये प्यार के शब्द तुम 3 साल से ये बोलते आ रही हो, और मैं कभी इन्हें सुनते हुए थका भी नहीं। लेकिन अब जो कि मुझे पता चल गया है कि जय और अनीका के बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं था, तो मुझे मेरा अतीत मेरे सामने खड़ा नजर आ रहा है, जहां मेरा उठाया हुआ हर कदम एक बहुत बड़ी गलती थी। मेरा नजरिया बदल गया है। मुझे फाइनली सब कुछ समझ आ गया है जो मुझे बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। सलोनी की आरुष से पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। वो आरुष के साथ अपने रिश्ते को तबाह नहीं कर सकती थी। उसे अभी भी खुराना फैमिली में मिसेस आरुष खुराना बनकर कदम रखना था। आरुष, तुम ये सब कुछ मुझसे ब्रेकअप करने के लिए कह रहे हो ना? है ना? मैं जानती थी कि एक बार जब तुम जान जाओगे कि अन्नी दी वर्जिन है, तो तुम्हें मेरे साथ होने में पछतावा महसूस होने लगेगा। अगर तुम मुझे और हमारे बेबी को छोड़ना ही चाहते हो, तो तुम साफ साफ कह सकते हो। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। मैं ये समझ लूंगी कि मैंने अपना समय किसी गलत इंसान से प्यार करने में वेस्ट कर दिया। सलोनी इमोशनल होकर कहने लगी। आरुष धीरे से खड़ा हुआ। सलोनी के मूड को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उसे थोड़ा बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसने कहा, पहले मुझे वो लड़कियां कभी पसंद नहीं आई जो दूसरे सोचते थे कि मेरे लिए अच्छी है। मैंने तुम्हें अपने लिए चूज किया। हाँ, तुम्हारा मुझ पर एहसान है। ये सच है कि तुमने मेरी जान बचाई थी। ये भी सच है कि तुमने अपने आप को मुझे सौंपा। और ये भी सच है कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मेरा है। आरुष ने पैनी नजरों से सलोनी की ओर देखा। लेकिन तुम दुआ करो कि मुझे ये पता ना लगे कि तुमने भी मेरा इस्तेमाल किया है, मुझे धोखा दिया है, बिल्कुल अपनी माँ भावना की तरह, जैसा उन्होंने अनीका के डैड के साथ किया। मैं अपने आप को गलतियां करने की इजाजत दे सकता हूँ, लेकिन मैं औरों को कभी मुझे बेवकूफ बनाकर मुझे गलतियां करने पर मजबूर करने की इजाजत नहीं देता। मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा धोखेबाज और दोगले लोगों से नफरत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसी बिल्कुल भी ना हो। सलोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आरुष को उस पर शक हो रहा था। उसके पास सिर्फ सलोनी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे। सलोनी अचानक खड़ी हुई। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी वो फूट फूट कर रोने लगी। आरुष, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं निर्दोष हूँ, मैं आज अपनी जान दे देती हूँ। मेरी एक जान के साथ तुम्हारा इस बच्चे से भी पीछा छूट जाएगा। सलोनी लिविंग रूम की बालकनी की ओर दौड़ते हुए जाने लगी। सलोनी! आरुष ने चिल्लाकर पीछे से कहा। सलोनी के कदम धीमे हो गए और वो आरुष के उसके पीछे आने का इंतजार करने लगी। उसने रोते हुए कहा, आरुष प्लीज मुझे मत रोको, मैं तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहती, इससे अच्छा तो मैं मर जाती हूँ।
अगर आज तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, आरुष ने कहा। आरुष के मुंह से ये सुनते ही सलोनी को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके साथ बहुत बड़ा मजाक कर दिया था। वो आखिर आरुष क्या कह रहा था? सलोनी बालकनी में खड़ी हुई थी। अब उसके लिए बहुत ऑकवर्ड हो गया था कि वो इस बालकनी से नीचे कूदे या ना कूदे। बहुत देर तक खामोश रहने के बाद उसे मौत से डर लगने लगा। उसकी पूरी बॉडी कांप रही, लेकिन फाइनली उसने अपने आप को संभाला और वो रुक गई। सलोनी, अगर तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो तो मैं इसे बड़ा करूंगा और उसे बहुत सारे पैसे दूंगा, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो। लेकिन अगर फ्यूचर में तुमने मुझे मरने की धमकी दी तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जो करना है करो, आरुष ने कहा और वो वहां से चला गया। सलोनी जमीन पर गिर गई। वो अपने इर्द गिर्द हैरानी और पैनिक होकर देखने लगी। अब वो क्या करेगी? आरुष ने अपना मन बना लिया था उससे हर रिश्ता तोड़ने का। नहीं, वो ऐसे हार नहीं सकती। अगली सुबह अनिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे लगा मानो वो उस कुछ एक बहुत खूबसूरत सपने जैसा था। उसकी खूबसूरत बॉडी मखमल के बिस्तर पर पड़ी हुई थी। अनिका की लंबी पलकें फड़फड़ाने लगी और उसके चेहरे पर वो शर्मीली हंसी उभर आई। क्योंकि वो इतना शर्मा रही थी, उसने अपना चेहरा अपने तकिए में छुपाने की सोची। लेकिन उसी समय उसे रियलाइज हुआ कि उसके पीछे चिराग उसे कस के हक करके सोया हुआ था। पिछली रात की सारी यादें अनिका की नजरों के सामने उमड़ आई। उस कमरे में उनके एक होने की खुशबू अभी भी महक रही थी। अनिका ने अपने लाल होठों को दबाया और पलटकर चिराग को खामोश होकर देखने लगी। चिराग ने शर्ट नहीं पहनी थी। स्नो वाइट ब्लैंकेट उसकी कमर तक ही लगा हुआ था। उसकी मैच्योर हेल्दी मस्कुलर बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग और हॉट लग रही थी। अनिका ने अपना जी भरकर चिराग की बॉडी को निहारा और अपने दिल में उसे 100 पॉइंट्स दिए। उसके 8 पैक एब्स उसकी बॉडी को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहे थे। चिराग ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता था, तो उसकी बॉडी इतनी टोन्ड कैसे थी? वो बिना कपड़ों के और कपड़ों के साथ भी इतना हैंडसम लगता था। शायद वो नेचुरली ही इतना लीन था। अनिका ने अपने आप को कंट्रोल किया और चिराग के चेहरे की ओर देखा। वो इतना ज्यादा हैंडसम था। वो दोनों रात को 2-3 बजे तक नहीं सोए थे और चिराग के चेहरे पर सोते समय भी हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिससे अनिका के दिल को सुकून मिल रहा था। शायद चिराग अनिका को पाकर बहुत खुश था। अनिका के मन में चिराग के लिए प्यार उमड़ आया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर चिराग के चेहरे को छूना चाहा। लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू पाती, उसके हाथ को चिराग के बड़े से हाथ ने पकड़ लिया। चिराग ने धीमे से हंसते हुए अनिका से कहा, तुम क्या कर रही हो? कल रात से तुम्हारा मन नहीं भरा?